सर स्टार्ट कर दीजिए। ओके सर, थैंक यू। ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा विषय है राष्ट्र राज्य पे वैश्वीकरण का क्या प्रभाव। जैसा कि आपने पिछले 2 क्लास में देखा कि राष्ट्र राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई और राष्ट्र राज्य का विकास कैसे हुआ और राष्ट्र राज्य के सिद्धांत क्या है। आज राष्ट्र राज्य के अंतिम टॉपिक पे हम वैश्वीकरण के संदर्भ में राष्ट्र राज्य की प्रकृति में क्या बदलाव हुए हैं तथा वैश्वीकरण का क्या प्रभाव हमारे राष्ट्र राज्य व्यवस्था पे पड़ा है, इसी विषय में आज हमारी चर्चा की शुरुआत होगी। तो जैसा कि मैंने एक ग्रुप आप लोगों ने बनाया, उसमें सीबी गिना की बुक मैंने डाली है। उसमें भी इस सारे विषय पे बहुत ही विस्तृत रूप में उन्होंने आपके सिलेबस को डिस्कस किया है। तो अब आते हैं राष्ट्र राज्य की बदलती हुई प्रकृति। वैश्वीकरण के संदर्भ में राज्य कहाँ खड़ा है। तो राज्य की अवधारणा न तो परिवर्तित होती है और न ही यह स्वयं को मौलिक वास्तविकता को दर्शाती है, बल्कि यह केंद्रीय एवं राज्यीय राजनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। आधुनिक राज्य अपना कार्य राज्य की संरचना को ध्यान में रखते हुए करते हैं। राज्यों के बारे में कहा गया है कि राज्य बहुत ही शक्तिशाली विश्लेषणात्मक यंत्र है जो आधुनिक सामाजिक घटनाओं से स्पष्ट होता है। बाद में राज्य की अवधारणा का विकास राज्य के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए किया गया। राजनीतिक सिद्धांत में राज्य की अवधारणा का विकास उसकी परिभाषा को परिभाषित करने और उसे और भी अधिक सरल बनाने के लिए हुआ है। राज्य की अवधारणा का उद्भव परंपरागत मेसोपोटामिया सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और अंत में ग्रीक एवं रोमन सभ्यता में दिखाई पड़ता है। राज्य के विचार और आधुनिक समय में राष्ट्र विकास कैसे हुआ, इसे स्पष्ट करना है। आधुनिक राज्य की व्याख्या, उसकी भूमिका, उसकी प्रकृति, समकालीन वैश्वीकरण के युग में इसकी प्रासंगिकता एवं भविष्य का वर्णन हम इस क्लास में करेंगे। सुरक्षात्मक राज्य के विचार तथा दूसरे भाग में समकालीन विश्व में वैश्वीकरण के प्रभाव का विश्लेषण करना है। आधुनिक समय में राज्य की प्रभावशाली परिभाषा मैक्स वेबर ने दिया है। मैक्स वेबर के अनुसार राज्य एक अनिवार्य राजनीतिक संगठन है जो प्रशासनिक कार्यों को सफलतापूर्वक करता है, साथ ही साथ अपने एकाधिकार की वैधता का प्रयोग करने के लिए शारीरिक रूप से आदेश को बलपूर्वक लागू करता है। ऐसा परिभाषा मैक्स वेबर ने राज्य के लिए दिया है। यह परिभाषा 17वीं शताब्दी में हॉब्स के परिभाषा के काफ़ी नज़दीक पहुंचता है। वेबर की नौकरशाही में 2 विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। पहली, वेबर निजीगत संस्थाओं के समुच्चय पर जोर देते हैं। यह शोध आजकल नव वेबरवादी, नव राज्यवादी और संस्थावादी के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह व्यवस्था अमेरिका का विश्लेषण करता है। यह समूह राज्य और नागरिक समाज के मध्य अंतर स्पष्ट करता है। यह राज्य और प्रबंध के बीच हितों को विकसित करता है। इसकी प्राथमिकता और योग्यता का आधार बनाकर सामाजिक तथ्यों के ऊपर व्याख्या नहीं की जा सकती।
राज्य की पहचान की व्याख्या को राज्य के राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में समझा जा सकता है। इसे हम दो रूपों में पहचान सकते हैं, संस्थानात्मक संदर्भवाद और ऐतिहासिक संदर्भवाद। राज्य का संस्थात्मक संदर्भवाद संस्थाओं के आवश्यक कार्यों को पूरा करता है। यह राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ इसके संदर्भ को समझता है, जिसे विश्लेषण के तौर पर स्पष्ट किया जा सकता है। राज्य एक ऐसा सांस्थानिक परिदृश्य है जिसमें राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी स्थिति को तय करते हैं, जिसे समकालीन वर्षों में सफल राजनीति कहा जाता है। राज्य की रणनीति उसकी प्रतियोगिता, मध्यस्थता और समझौते के आधार पर बनाई जाती है, जिसमें राजनीतिक कार्यकर्ता उसके उद्देश्यों को पूरा करते हैं। राज्य के ऐतिहासिक संदर्भ और उसके परंपरागत स्वरूप का सुझाव राजनीतिक अपरिहार्य को निर्धारित करता है। इसमें सामान्य तौर पर कार्यकर्ताओं का उद्देश्य और उसकी इच्छा, जिसमें राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करता है। राज्य की प्रकृति मानव के विकास के साथ यह प्राचीनतम उदाहरण है जिसमें विकास के साथ साथ राज्य के प्रकृति में कई उतार चढ़ाव देखने को आए। कई संघर्ष हुए, कई युद्ध हुए, परंतु आखिर में शांति और समझौते के साथ मानवता का विकास हुआ। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम संघर्ष और युद्ध से मुक्त हो गए। हमें मानव शर्तों की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका मुख्य उद्देश्य सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव जीवन को अच्छा बनाए रखने भी था। सामूहिकता के साथ जीवन स्तर का विकास हुआ, जिसमें स्वाभाविक विशेषताएं भी निहित थी। जैसे भी हो, मानव मुख्य रूप से समूह में रहने वाला प्राणी है। इसके पीछे उसका उद्देश्य सुरक्षा को बनाए रखना था। इस सुरक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति अन्य के साथ समुदाय में रहने के लिए जुड़ा हुआ है। इस सुरक्षा में प्रत्येक व्यक्ति शामिल है जो समुदाय से जुड़ा हुआ है और जिसे अपनी महत्वपूर्ण क्षमता को महसूस करना चाहिए। आधुनिक राष्ट्र राज्य का विकास 16वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ। आधुनिक राष्ट्र राज्य की कल्पना राजनीतिक समुदाय के रूप में की गई। जैसा कि बेरिक एंडरसन का कहना है कि आधुनिक राष्ट्र राज्य कल्पना से संबंधित होने के बावजूद कल्पना की सीमा से जुड़ा हुआ है। वेस्टफेलिया संधि के अनुसार यूरोप में आधुनिक राष्ट्र राज्य के रूप में संप्रभुता जोड़ा गया है। आधुनिक यूरोप का इतिहास युद्ध और संघर्षों से भरा हुआ है। यहाँ पिछले 100 वर्षों के युद्ध का उदाहरण देखा जा सकता है। वेस्टफेलिया की संधि यूरोपीय राष्ट्रों के बीच पिछले 30 वर्षीय युद्ध का परिणाम था। इस तरह की संघर्षपूर्ण स्थिति में प्रत्येक राष्ट्र राज्य के लिए मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ उसके नागरिकों को शांति भी बनाए रखना आवश्यक था। यूरोप में आधुनिक राज्यों का इतिहास विभिन्न तरीकों से वर्णन करता है। निकोलस मैकियावेली आधुनिक राजनीति का प्रभावशाली विचारक थे, जिसने राज्यों की क्षेत्रीय स्वतंत्रता को अमानुषिक बताया। इस दिशा में कुछ नया विचारक उभरकर सामने नहीं आया। आधुनिकता के साधारण स्तर को बनाए रखने के लिए तार्किकता का विकास हुआ, जो सभ्यता के सिद्धांतों को निर्देशित करता है। आधुनिक राज्य के युग में एक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वैधता की सरलता की सर्वोच्चता को कायम किया गया है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में समझौतावादी विचारक आधुनिक राज्यों के लिए कुछ ठोस तर्कों का निर्धारण देते हैं। इन विचारकों के अनुसार समझौते का विकल्प लोगों की इच्छा पर निर्भर है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति शामिल है। आधुनिक राज्यों का निर्माण प्रारंभ में राजा की सत्ता से हुआ, जो बाहरी और भीतरी स्तरों पर आदेश को नियंत्रित करता है।
संप्रभुता का विकास लोगों की वैधता के हिसाब से हुआ, जहां सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए बाहरी और आंतरिक संप्रभुता आवश्यक है, जिसका उल्लंघन करने पर दंडित किया गया है। सुरक्षात्मक राज्य। सुरक्षा शब्द का अर्थ विश्व कोश के अनुसार किसी तरह के भय की अनुपस्थिति से है। अनुपस्थिति का अर्थ यहाँ दो अर्थों में लिया जाता है। पहले अर्थों में खतरों से सुरक्षा, दूसरे अर्थ में सुरक्षा को बनाए रखना। ये दो अर्थ वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ सुरक्षा के दोनों आयाम को समाये हुए हैं। परंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सुरक्षा का अर्थ विभिन्न रूपों में समझ सकते हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता विभिन्न समूहों में विभिन्न व्यवहार करते हैं। अवधारणा के तौर पर सुरक्षात्मक राज्य विभिन्न तर्कों को दर्शाता है कि राजनीति क्या है और कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र रूप में इसका उपयोग कैसे होता है और इसे कैसे स्वतंत्र समझ सकते। विश्व राजनीति में सुरक्षा तमाम विरोधों के बीच भी बनी हुई है, क्योंकि यह आदिम कालीन और विषयनिष्ठ संघर्षों के सिद्धांतों में वास्तविकता के सिद्धांत को दर्शाने का प्रयास करती है। सुरक्षा का अधिक प्रशंसनीय उपागम सामूहिक स्तर पर व्यक्तियों के बीच असुरक्षा की भावना पैदा करना है। सुरक्षा की परंपरागत अवधारणा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सुरक्षा की परंपरागत अवधारणा दोनों ही स्तरों को समाहित करती है, जिसमें क्षेत्रीय भूभाग और विदेशी भूभाग की स्थिति महत्वपूर्ण है। केन बूथ का कहना है कि कुछ अवसरों में जीवन कैसी जीना चाहिए, इसका अर्थ है कि व्यक्ति और समूह को खोज पुनः कैसे की जाए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सुरक्षा की परंपरागत अवधारणा स्मिथ के द्वारा उसके सारांशों में स्पष्ट की गई है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य जो है महत्वपूर्ण कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय अराजकता में राज्य संरचनात्मक अस्तित्व के लिए आता है, जिसने विभिन्न राज्यों के बीच राजनीति को देखते हुए स्वयं सहायता के लिए स्वयं व्यवस्था का निर्माण करता है। अंतर्राष्ट्रीय अराजकतावाद राज्य के मुख्य बल को व्यवहार में लाता है। घरेलू राजनीति के बाहरी प्रभाव को भी इसमें प्रभावित होता है। विश्व राजनीति में गैर राज्यकर्ता सीमित होते हैं और ये राज्य के नियमों के द्वारा काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अराजक व्यवस्था में उन राज्यों को दंडित होना पड़ता है जो अपने व्यापक हितों को समझ पाने में असफल होते हैं। राज्यों में सैनिक बल महत्वपूर्ण हितों को सुरक्षा प्रदान करती है। राज्य साधन रूप में तार्किक इकाई स्वरूप व्यवहार करते हैं। राज्य सुरक्षा और व्यक्तियों के जीवन के लिए पहले से ही शक्ति ग्रहण किए रहता है। राज्य सुरक्षा की सुविधा के बीच संबंध को बनाए हुए है। हालांकि सुरक्षात्मक क्षमता और शत्रुओं की ओर से किसी भी धमकी का न मिलना के बीच संतुलन कायम रख पाना, यह भी एक बड़ी समस्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परंपरागत ढांचे का योगदान सुरक्षा को समझना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेश नीति और सुरक्षात्मक नीति की रूपरेखा तैयार करना है। इसका प्रमुख कार्य व्यवस्था में शक्ति का वितरण करना और व्यवस्था की स्थिति को निश्चित करना है, जिसमें वैधता, द्विध्रुवीयता, बहुध्रुवीयता प्रमुख है। राष्ट्रीय सुरक्षात्मक राज्यों का उदय। शीत युद्ध के प्रारंभ में अमेरिका उदारवादी राज्य के रूप में अपने को मुक्त विश्व का नेता समझने लगता है। आखिर किस बात ने अमेरिका को एक उभरती वैश्विक उदारवादी व्यवस्था से विश्व व्यवस्था के वैश्विक प्रबंधक के रूप में अपनी संप्रभु शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए
प्रेरित करता है। इस विकसित होते व्यवहार से राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यापक संरचना बनी, जो कि मांग भी थी और आवश्यकता भी। फिर भी राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के गठन से शीत युद्ध के साथ में उठी सुरक्षा की प्रभावकारी मांग अमेरिकी जीवन में ठहराव नहीं ला पाई। तब अमेरिकी नेताओं को अनिश्चित भविष्य के समाधान के लिए अस्थिर और शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था की निर्माण की उम्मीद जगी थी। इस संदर्भ में सुरक्षा की मांग आत्म संयम को रोकने के लिए हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा राज्य की एक वैश्विक शक्ति के रूप में भू राजनीतिक आलोचना। 11 सितंबर 2001 के बाद अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा को पुनः शुरू किया गया। वहां आलोचक और विचारक समस्याओं को सुलझाने में लगे हुए थे, जिसमें अमेरिकी रक्षा सेना शासन कला को पुनः परिभाषित कर सके कि भौगोलिक और विदेशी स्तर पर शांति की स्थापना की जा सके। आलोचनात्मक भौगोलिक राजनीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर को राजनीति की आलोचना करती है। यह आलोचनात्मक भौगोलिक राजनीति ज्ञान की शाखा के रूप में भू राजनीति के बारे में पुनः सोचती है और राजनीतिक स्तर की नीतियों को समझने का प्रयास करती है, जिसमें युद्ध, शांति, कूटनीति, सुरक्षा और विदेश नीति प्रमुख है। राष्ट्रीय सुरक्षा शासन का उदय। वैश्विक राजनीति में अक्सर अंतर्राष्ट्रीय आदेश और तार्किकता के आधार पर इसे व्यवस्थित किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली या राष्ट्रीय सुरक्षा राज्य का उद्भव अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और शीत युद्ध के प्रारंभ में हुआ, और ऐसा देखा गया कि इस आधारभूत विचार पर विदेश नीति निर्मित करने का चलन बन गया था। परिणाम स्वरूप यह अमेरिकी शासन के लिए आकस्मिक आदर्श बन गया, जिसने अमेरिकी शासन को प्रभावित किया। यह एक ऐसी मानसिकता का विकास था जहां खतरे को लगातार राजनीतिक जीवन पर संकट के रूप में देखा गया, और अमेरिकी सरकार ने इसे आगे बढ़ाते हुए और इसने लगातार होने वाली सैन्य तैयारी को मान्यता दी, और इसने वैश्विक प्रभुत्व प्राप्त किया, और इसका अमेरिका की राजनीतिक पहचान पर बुरा प्रभाव पड़ा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई संगठनों का निर्माण हुआ, जिसे CIA, सुरक्षा विभाग, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद इत्यादि प्रमुख थे। इसने भी शासन को गति प्रदान किया और युद्ध के लिए अस्थायी तैयारी में वृद्धि की। अमेरिका के राष्ट्रीय पहचान के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा राज्य। शीत युद्ध के प्रारंभ में अमेरिकी राज्य के लिए 1947 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम बना। राष्ट्रीय सुरक्षात्मक राज्य से नए सरकारी ढांचे की रूपरेखा बनती है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका को किसी भी राजनीतिक और सैन्य खतरे का सामना करने और विचार विमर्श के लिए तैयार करती है और इसे उन्नत करती है। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रीय सुरक्षा का विचार राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति को आकार प्रदान करता है, जिसमें भाषा और संस्थाएं प्रमुख हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की राज्य के विद्वानों द्वारा आलोचना की गई है। नीति निर्माताओं और जन संचार प्रमुखों के लिए भी इसे अर्थ एवं परिणाम को समझना बहुत ही उलझन भरा था। वैश्वीकरण के संदर्भ में राष्ट्र राज्य की बदलती हुई प्रकृति। वैश्वीकरण का विचार बहुत ही जटिल उपागमों में से एक है, क्योंकि यहाँ कौन सा सिद्धांत सार्थक माना जाए यह साधारणतः स्पष्ट नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि प्रतियोगी अवधारणा। समकालीन वर्षों में इसका विकास एक छाते के रूप में हुआ, जो वैश्वीकरण के लिए निरंतर जिम्मेवार है। इस संदर्भ में बिना संप्रदाय और विचारों को समझे वैश्वीकरण को समझना आसान नहीं हो सकता। साहित्य में वैश्वीकरण के संदर्भ में राष्ट्र राज्य की बदलती प्रवृत्ति को लेकर यह विभिन्न तरह के 5 सुझाव दिए जा सकते हैं।
अति वैश्विक अवधारणा, संशय अवधारणा, जटिल वैश्विक अवधारणा, नई संस्थात्मक अवधारणा और आदर्शवाद अवधारणा। ये वैश्वीकरण के 5 सिद्धांत हैं। इसमें पहला है अति वैश्विक अवधारणा। अति वैश्विक अवधारणा, जिसे हाइपर ग्लोबलिस्ट भी कहा जाता है, यह अति वैश्विक अवधारणा शक्तिशाली और प्रभावशाली विचारधारा है। इसका सुझाव है कि चूंकि तकनीकी बदलाव, जिसने 20वीं शताब्दी के आखिरी में 2-3 दशकों से प्रभुत्व कायम किया है, उसके प्रभाव से राज्य सीमा विहीन हो गए हैं। इस युग में वैश्वीकरण की प्रक्रिया अक्सर राष्ट्र राज्य की अवधारणा में बदलाव करती है, जो इसकी सीमा के दायरे को कम करते हैं। इस आर्थिक क्षेत्रों के कारण निर्मित हुआ। वस्तुओं का विस्तार, पूंजी, मजदूर, तकनीकी वास्तव में राष्ट्र राज्य में बदलाव करते हैं। यह विकास बाद में वैश्विक स्तर पर समझा गया। यह वैश्वीकरण भौगोलिक और संरचनात्मक स्तर पर सबको सिमटाकर सब एक छोटे स्थान पर ले आया, जिससे सब बहुत ही सिमट गया है। बड़े स्तर पर वैश्विक पूंजी का विस्तार, मजदूरों की प्राथमिकता, तकनीकी राष्ट्र राज्य की स्वायत्तता के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य साधारण रूप में वैश्वीकरण के लिए देशभक्ति में बदलाव ला रहे हैं। इस तरह के बदलाव से सरकार की नीतियों में भी बदलाव हो रहा है, जैसे कर व्यवस्था, उदारीकरण और संरचना। समकालीन वर्षों में वैश्वीकरण प्रायः मुक्त बाजार व्यवस्था और राज्य विसंचालित करने में संबंधित है। भूवैश्वीकरण के तीव्र परिवर्तन के कारण ही राष्ट्र राज्यों का पतन की शुरुआत होने लगा। दूसरा जो है कॉन्सेप्ट जो वैश्वीकरण का नाम है, उसका नाम है संशय अवधारणा, जिसे स्केप्टिकल भी बोला जाता है। संशय अति वैश्विक अवधारणा बहुत ही प्रभावकारी है। इसी स्पष्ट करने वाले प्रमुख विचारक ने वैश्विक अवधारणा में बदलाव किया। उन्होंने कहा कि विश्व न केवल प्राचीन युग से अलग है, बल्कि इसमें कुछ बदलाव भी हुए। उनका मानना है कि बदलाव काफ़ी देर के बाद आया, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो भी घटनाएं घट रही है वे पूर्ण हैं। यह प्रश्न राष्ट्र राज्य की मृत्यु से जुड़ा हुआ है और यह सीमा विहीन राज्य है। व्यापार और निवेश वैश्विक स्तर पर है। इसका विस्तार केंद्रीकरण के विपरीत त्रिस्तरीय परिधि की ओर है, जिसमें उत्तरी यूरोप और जापान है, बल्कि सही रूप में देखा जाए तो इसमें सीमित दायरे में न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो तक शामिल है। अति वैश्विक अवधारणा की सीमाओं का अंश अल्प विकसित देशों में दिखाई पड़ता है। यदि पश्चिमी विकसित देशों की तुलना करें तो विश्व के अल्प विकसित देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अपर्याप्त है। वैश्विक तकनीक, पूंजी और मजदूर आदि राज्यों के लिए आधे दशक के लिए लागू किए थे। विश्व की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभुत्वकारी प्रभाव महत्वपूर्ण है, जो प्रतियोगिता को आकार प्रदान करते हैं, जिसमें प्रतियोगी राज्य कल्याण के लिए लागू करते हैं। और जैसे ही राष्ट्र राज्यों का पतन होता है, कोई नया आयाम सामने आता है, क्योंकि राज्य अधिक शक्तिशाली होता है और अपनी जनसंख्या के कल्याण के लिए स्वायत्तता को बनाए रखता है। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वैश्वीकरण का, उसका नाम है जटिल वैश्वीकरण अवधारणा, द कॉम्प्लेक्स ग्लोबलाइजेशन। यह विचारधारा न तो अति वैश्वीकरण की तरह और न ही संशय अवधारणा की तरह है। इसका विकास वैश्वीकरण की प्रक्रिया में है, जिसकी तुलना जटिल प्रक्रिया के जटिल बदलाव से किया जाता है। यदि हम अन्य परिस्थितियों की तुलना में आखिरी राज्यों को देखते हैं तो जटिल प्रक्रिया नजर आती है।
रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाय का भी कुछ ऐसा ही कहना था। उन्होंने इसे जटिल परस्पर निर्भरता कहा था। विश्व मौलिक बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रहा है। इसका परिणाम अति वैश्विक एकल की तुलना में बहुध्रुवीयता में बदलाव लाना था। विश्व में सभी तरह के बदलाव हो रहे हैं, चाहे वे आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक और सांस्कृतिक हो। विश्व आज वैश्विक चेतना के रूप में सामने आ रहा है, जिसमें वर्तमान में सभी लोग विस्तृत समुदाय के रूप में रह रहे हैं। इन अर्थों में विश्व वैश्विक नहीं होता है, बल्कि हम वैश्विक हो गए हैं, परिवर्तनकारी भी। यह मानते हुए राष्ट्र राज्य समाप्त नहीं हुए हैं, बल्कि इसका अनुभव बड़े स्तर पर दिखाई देता है। राज्य की शक्ति न केवल ऊपर की ओर स्थिर दिखाई देती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भी आंदोलन पीछे की ओर झुका दिखाई पड़ता है, जिसमें घरेलू और स्थानीय दबाव होता है। वहीं बाजार और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में सहयोग दिखाई पड़ता है। शक्ति राजनीति से बाजार की ओर निरीक्षण के रूप में सामने लाता है। बाजार अर्थव्यवस्था को सफल बनाने के लिए राज्यों के मध्य प्रतियोगिता होती है। आखिरकार नव उदारवादी अर्थव्यवस्था सामने आती है। यह नव उदारवादी अर्थव्यवस्था के साथ सहयोग सरकार की नीतियों में बदलाव पर जोर देता है, जिसमें उदारवादी और बीज संरचना प्रमुख है। इस संदर्भ में निजी फर्म और अधिक प्रतियोगी होता है, जिससे कि वे अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके बिना किसी व्यक्ति के लाभ के बारे में सोचे। जहाँ तक जन कल्याण से संबंध है, राज्य ऐसी कल्याणकारी योजनाओं में निवेश करता है। वैश्वीकरण की चौथी अवधारणा है नई संस्थावादी अवधारणा। जटिल अवधारणा की तुलना में संस्थावादी अवधारणा ने अधिक महत्ता प्राप्त की है, जिसमें वैश्विक साहित्य का भंडार है। इस अवधारणा को प्रतिपादित करने वालों में गैरेट और बिश शामिल हैं। इसका प्रयास संस्थाओं की तरफ वापस आना और सामान्य एवं विशिष्ट तौर पर वैश्वीकरण के अध्ययन को केंद्रित करना है। इन विचारकों के अनुसार राष्ट्र राज्य का सामान्य दबाव वैश्विक स्तर पर है, लेकिन घरेलू संस्थाएं अपने सामान्य दबाव से चलती है, जिसमें सहजता, तटस्थता और अतिरिक्त क्षमताएं लगातार वैश्विक बाजार को प्रभावित करती है। संस्थावादी स्तर पर वैश्वीकरण सही रूप में राष्ट्र राज्य की तुलना में अधिक मजबूत है। इसके निरीक्षण से पता चलता है कि वैश्वीकरण सफल हुआ क्योंकि आर्थिक व्यवस्था की संगठनात्मक प्रवृत्ति मजबूत है। साधारण शब्दों में इसका अर्थ है कि विचारशील राजनीति जो सफल अर्थव्यवस्था को निर्धारित करती है। अर्थव्यवस्था विचारशील रणनीति को अपनाती है, जिसे विकास का अनुपेक्षित ढांचा कह सकते हैं। यहाँ पूंजीवादी बाजार, उदारवादी या सामाजिक घरेलू सहयोग के लाभ को पाया जा सकता है, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण सामाजिक लोकतांत्रिक शासन निम्न कर लाभ के साथ निगम और सरकारी कर्मचारियों को भी सहयोग प्रदान करता है और उच्च स्तर को पाता है, जिसमें अर्थव्यवस्था और सहयोग दोनों से लाभ होता है। संस्था की संशयवादी व्यवस्था बाजार के हस्तक्षेप पर निर्भर है और सामाजिक नीतियों की दिशा भी तय करती है, लेकिन फिर भी संशयवादियों का मानना है कि वैश्वीकरण न केवल भ्रम है, बल्कि सामाजिक लोकतांत्रिक शासन और उदारवादी बाजार के बीच एक तरह की प्रतियोगिता है। वैश्वीकरण की अंतिम और पांचवी अवधारणा है विचारवादी वैश्वीकरण अवधारणा। विचारवादी अवधारणा से सभी अवधारणाओं के दृष्टिकोण को देखा जा सकता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार न केवल शब्दों के रूप में वास्तविकता और भ्रम को देखा गया है, बल्कि
मौलिक यथार्थ के शब्दों के रूप में भी इसे देखा जाना चाहिए। इस अवधारणा को प्रतिपादित करने वाले सामान्य तौर पर मार्क्स हैं, जिन्होंने वैश्वीकरण का विचार विभिन्न रूपों में समझाया और पूर्व की सामाजिक वास्तविकता को दर्शाया। उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बल दिया जिसमें महत्वपूर्ण विचार की भूमिका को समझ सके और हमें ज्ञान प्राप्त हो सके, और इसे पाकर क्या हम विश्व में रहने लायक हैं, इसका स्पष्ट उत्तर दे सके। वैश्वीकरण कभी भी आदर्शवादी विचार में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकता है। यदि नीति निर्माता वैश्वीकरण के बारे में सोचते हैं तो उनके उपागम स्थिर होते हैं, परंतु यह अस्तित्व में नहीं होते। यहाँ नव उदारवादी विचार और नव उदारवादी नीतियों को लागू करता है, और राज्य भी अपनी नीतियों को लागू करता है और उसकी स्वायत्तता को न केवल बनाए रखता है बल्कि वहाँ सरकार भी निर्धारित करती है। यह राजनीतिक कार्यकर्ता का विश्वास भी निर्धारित करती है, जो आर्थिक कारकों की तुलना में कठोर शक्ति नीतियों में बदलाव लाता है। इसका उद्देश्य राज्य को बनाए रखना है, और जो मार्क्स ने जोरदार तक देते हुए उस वैश्वीकृत विश्व की दिशा में अपनी संभावनाओं को आकार, संकेत और दिशा निर्देश देने पर ध्यान देना चाहा है। सभी वैश्विक अवधारणाओं को संक्षिप्त करना कठिन है। अति वैश्विक राजनीति का कहना है कि वैश्वीकरण में नीति निर्माण अनियंत्रित राज्यों के रूप में है। संशयवादी और जटिल वैश्विक राजनीति बाहरी अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया में बीच संस्थाओं के साथ मध्यस्थता करती है और वैश्विक राजनीति में उसकी अनदेखी करती है। संस्थागत अवधारणा संस्थाओं को सहायता के लिए है जो वैश्विक स्तर पर लाभ से जुड़ा है। इस कार्य योजना के तहत उसकी नीति संस्थाओं के तथ्यों से जुड़ा हुआ है। अब सिद्धांत के बाद आते हैं कि समकालीन दौर में राष्ट्र राज्यों के समक्ष वैश्वीकरण के क्या चुनौतियां उभर कर सामने आई है। 20वीं शताब्दी के आखिर में 20-25 वर्षों में वैश्वीकरण की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें वैश्विक स्तर पर अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए कई बदलाव हुए। तकनीक में बदलाव हुआ, खासकर कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्रों में, जिसका शक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चलन हो गया। आमूलचूल बदलाव का प्रभाव जीवन के प्रत्येक स्तर पर है। वैश्विक स्तर पर विचार के बारे में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं को मानव जीवन में समाहित किया हुआ है। राष्ट्र राज्य का भविष्य बहुत चुनौतियों से भरा हुआ है, बहुत गहन और अनिश्चित होता जा रहा है। साधारण सा प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों? ऐसी आलोचना प्रभावशाली विश्वास को दर्शाती है जिसमें राष्ट्र राज्य स्वतंत्र स्तर पर घातक वैश्विक प्रभाव का विस्तार करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जिसे हम साधारण एकल राष्ट्र राज्य से नहीं समझ सकते हैं। हमें एकल राष्ट्र को अकेला करके जिससे भविष्य की ओर देखना होगा। यह आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका विकास तीव्र गति से तकनीकी चक्रवात की तरह होता है, जिसमें बदलाव के परिणाम स्वरूप राष्ट्र राज्य की स्वतंत्रता सामान्य तौर पर नष्ट हो जाती है। हमारे पास राष्ट्र राज्यों के वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप बहुत से वाद विवाद उपस्थित है। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि क्या वैश्वीकरण राष्ट्र राज्यों के प्राधिकार को बर्बाद कर रहा है? बहुत सारे चिंतकों और विद्वानों ने इस पर अलग अलग मत प्रदान किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री रायमंड वर्सन का कहना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा राजनीतिक तनाव की प्रवृत्ति को नष्ट किया जा रहा है, और यहाँ आवश्यकता इस बात की है कि राजनीति और अर्थशास्त्र की संस्थाओं में संतुलन कायम किया जा सके। कुछ इतिहासकार भी राज्य
इतिहासकार भी इस पर अपना मत व्यक्त करते हैं। पॉल केनेडी का कहना है कि वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण राज्य अपना नियंत्रण खो रहा है। इसके कारण विकासशील देशों की संख्या कम होती जा रही है, जो अपने मजदूरों का काफ़ी संरक्षण कर रहे हैं। इसके साथ ही पर्यावरण का मुद्दा राष्ट्र राज्य की नीति निर्माण में अतिरिक्त स्थिरता को कायम किए हुए है। उनका कहना है कि आजकल वैश्विक समाज तकनीकी बदलाव के लिए संधि करता है और आर्थिक एकीकरण के साथ परंपरागत राजनीतिक संरचना, राष्ट्रीय सचेतता, सामाजिक आवश्यकताएं, संस्थागत व्यवस्था आदि के लिए भी यह समझौता करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कायम करने वाले विचारक राष्ट्र राज्यों के ऊपर वैश्वीकरण का प्रभाव देखते हैं। रॉबर्ट कॉक्स का कहना है कि राष्ट्र राज्यों की स्वायत्तता वैश्विक सरकार के लिए समस्या है, जिसमें राजनीतिक और आर्थिक नीति निर्माण में तनाव पैदा होता है। समकालीन विश्व में राष्ट्र राज्य की भूमिका को लेकर अकादमिक विषय में बहुत से गंभीर विवाद चल रहे हैं। यह आदर्श राज्य का बहुत लंबा इतिहास है। इसका अर्थ है इसके विकास के अलग अलग स्तर हैं। हमें इसके ऊपर गंभीर विचार करना होगा कि 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में सूचना और तकनीक का विकास चरम रूप में हुआ, बहुस्तरीय प्रभाव हुआ। इसका मिश्रित प्रभाव आर्थिक और राजनीतिक वैश्वीकरण के रूप में हुआ। यूरोपीय यूनियन में समकालीन विकास के कारण वैश्वीकरण के अंदर क्षेत्रीयता का होना, जिसका अहम प्रभाव यूरोप के राष्ट्रों पर पड़ा, राज्यों की विकास की सीमा को पार करते हुए और उनके सहयोग को देखते हुए 3 आयाम बता सकते हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय सरकार के संगठन के लिए अंतर संबंधित संबंध महत्वपूर्ण है। 1950 से लेकर 1990 के बीच विभिन्न संगठनों में संदेह बढ़ गया और इसका महत्व राष्ट्र राज्यों के कल्याण के लिए था। दूसरा, अंतर संबंधित सिद्धांत जीवन स्तर के विभिन्न बदलावों को शामिल कर रहा है, जिसमें सरकार के कार्यकारी संगठनों को साथ लाया जाता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे अन्य राज्यों के मंत्री भी इस कार्यकारी संगठन में शामिल हैं। यह कार्यकारी सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण को लागू करता है। और तीसरा है परिवर्तनकारी बदलाव न केवल व्यक्तियों के समूह और संगठन में है, जो नागरिक समाज को इनसे अलग करता है, बल्कि इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरीक्षण किया गया, जिसमें आक्रमण करने वाले की सीमा को देखा गया। इसका महत्व क्या है? इसका सुझाव यह है कि आजकल सामाजिक और राजनीतिक जीवन में राज्य परिवर्तित होते जा रहे हैं। विभिन्न विचारकों ने सुझाव दिया है कि राष्ट्र और उसको क्षेत्रीय सीमा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदल रही है। कुछ का सुझाव है कि वैश्विक स्तर पर शासन केवल क्षेत्रीय स्तर पर लागू होता है। यूरोपीय यूनियन का विचार इसका अच्छा उदाहरण है। कैसे यूरोपीय यूनियन सूचना योग्य है? इन बिंदुओं पर घरेलू सरकार न तो केवल बहुराष्ट्रीय स्तर पर शासन करती है, बल्कि उससे आगे संभावनाओं को भी दर्शाती है। सरकार का बहुराष्ट्रीय स्तर का परिवर्तित रूप सरकार के भूभाग के निश्चित संप्रभु राज्यों में बदल रहा है। सरकार के बहुराष्ट्रीय स्तर के बाद विवाद का उल्लेख भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया। संप्रभुता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संप्रभुता का विचार वेस्टफेलिया के संधि के बाद आया। राज्यों के बीच राजनीतिक अधिकार निश्चित हो गया। आधुनिक राज्यों में संप्रभु शब्द केंद्रीय अधिकार की सर्वोच्च सत्ता पर स्थित है, जो जनसंख्या के भूभाग को बांधता है। इससे अधिक राज्यों को इसकी सर्वोच्चता को बनाए रखना है।
राज्य के द्वारा यह निश्चित होता है कि इसकी सर्वोच्चता में हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए। राज्य समकालीन वाद विवाद के वैश्वीकरण के युग में न केवल चुनौतियों पर बल देता है बल्कि कुछ अन्य चुनौतियों को भी आगे बढ़ाता है, जैसी प्राथमिक वस्तुओं का बढ़ना, तकनीक, पूंजी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार आतंकवाद, पर्यावरण प्रदूषण और इसी तरह की दूसरी अन्य समस्याएं जो राष्ट्र राज्य की स्थिति को नियंत्रित करती है। आधुनिक राज्यों की परिवर्तनशील विशेषता यह बताती है कि वह समाज की आवश्यकता अनुसार बदलता रहता है। आधुनिक राज्यों को प्रारंभिक दशक में समरूपी विकास हुआ है। स्वतंत्र संप्रभु राज्य की स्वायत्तता की पहचान को सीमित किया जा रहा है। संप्रभुता आधुनिक राज्य को पवित्र आयाम समझती है। यह हमेशा अस्तित्व के केंद्र में बना हुआ है। इसका बंटवारा करना इसे नष्ट करने के समान है। राष्ट्र राज्यों की वास्तविकता से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ मानव इतिहास का घटनाक्रम यदि गलत हुआ तो संप्रभुता की तो राष्ट्र राज्य का अंत हो जाएगा। अतः राष्ट्र राज्य की प्रकृति सामान्य तौर पर ऑस्टिन की संप्रभुता की अवधारणा के रूप में नजर आती है, जिसमें सार्वभौमिकता, अदृश्यता, अहस्तांतरणीयता, संपूर्णता की परिभाषा वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण बनता है। तो वैश्वीकरण से राष्ट्र राज्य की प्रणाली पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वैश्वीकरण ने हमारे राष्ट्र के जो संप्रभुता है, यानी जिस कारण राष्ट्र राज्यों का निर्माण, जो कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद आधुनिक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे राष्ट्र एक कल्याणकारी राज्य, एक सुरक्षात्मक राज्य के रूप में राष्ट्र राज्य का परिवर्तन हुआ। लेकिन 1980s में जब वैश्वीकरण की प्रक्रिया जब शुरुआत होती है, तो वैश्वीकरण का मतलब है कि पूरे विश्व का एक ग्राम के रूप में सिमट जाना है। और इस ग्राम के रूप में जो उसका सिमटाव है, उसके बहुत सारे डायमेंशन हैं। जैसे आर्थिक डायमेंशन, जब हम आर्थिक डायमेंशन की बात करते हैं तो उसमें है कि पूंजी का आदान प्रदान है, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान है, यानी पूरे विश्व में कहीं भी आप स्वतंत्र रूप से अपने पूंजी को लगा सकते हैं, अपने सेवाओं के माध्यम से विश्व में कहीं भी रोजगार प्राप्त करते हैं। विश्व के किसी भी एक संस्कृति का आदान प्रदान विश्व के सारे क्षेत्रों में होता है। एक भाषा, रहन सहन, खान पान, इन तमाम बातों का आपस में क्या कर सकते हैं, सामंजस्य होता है। इन सारी प्रक्रिया को सामूहिक रूप पर वैश्वीकरण का नाम दिया गया है। इस वैश्वीकरण के जो प्रमुख आधार हैं जो इसको आगे बढ़ाते हैं, उसमें जो सर्वोच्च भूमिका है उसमें है विश्व व्यापार संगठन, जिसका मकसद है विश्व व्यापार को बढ़ावा देना। विश्व बैंक, जो कि पूरे विश्व का एक बैंक है, जो सभी देशों को आवश्यकता अनुसार अल्पकाल और दीर्घकालीन ऋण की उपलब्धता कराता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका मकसद है कि राष्ट्रों को वित्तीय संतुलन के बारे में बताना, कि आप वैश्विक उथल पुथल के दौर में आपके ऊपर कोई मौद्रिक असंतुलन राष्ट्रों के ऊपर न पड़ गया हो। इन तमाम बातों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हमें जानकारी देता है। इसके अलावा वैश्वीकरण में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो अंतर्राष्ट्रीय मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, जिसकी शाखाएं पूरे देश विदेश में कायम होती है, और ये दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनियां पूरे वैश्वीकरण को संचालित करती है। अब जितने भी मल्टीनेशनल और ट्रांसनेशनल कंपनियां हैं, उन किन देशों का है?
ज़्यादातर ये जापान, अमेरिका, दक्षिणी कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, यानी जितने भी डेवलप कंट्री हैं उनका ये सारी कंपनियां हैं, और इन सारी कंपनियों का प्रभाव पूरा वैश्विक होता है। और इन सारी कंपनियों में काम करने वाले लोग चंद लोग पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं। इसका नकारात्मक प्रभाव होता है कि जो राष्ट्र जितना ज़्यादा आगे था वैश्वीकरण के प्रारंभ में, उसका उतना ज़्यादा ही विकास होता है, और जो राष्ट्र इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया में अपने आप को पीछे छोड़ दिए, उनका उतना ही शोषण होता है। उनकी भूमिका केवल मजदूर के रूप में रह जाती है। उनकी सरकार इन वैश्वीकरण कंपनियों के, इन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के नीचे घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। हमारी संसद में भी, हमारी सरकार भी इन मल्टीनेशनल कंपनियों के आगे अपने आप को घुटना टेकने पर मजबूर होती है, जिससे हमारी जो संप्रभुता, जो राष्ट्र राज्य को मजबूती देने का मुख्य आधार है, उस राष्ट्र राज्य के निर्णय लेने की क्षमता पर, हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर, हमारी न्यायपालिका पर, हमारी कार्यपालिका पर, हमारी विधायिका पर वैश्वीकरण का प्रभाव काफ़ी बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारी स्वतंत्रता, हमारी संप्रभुता पुनः बहुत ही महत्वपूर्ण खतरे के रूप में देखा जा रहा है, और जिसका प्रभाव हमारी एकता और अखंडता, हमारे पर्यावरण नुकसान, आतंकवाद, वैश्विक असमानता जैसे भीषण समस्याओं से गुजर रहा है। अतः आवश्यकता है कि वैश्वीकरण की जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए हम गरीब राष्ट्र, हम जो पिछड़े राष्ट्र हैं, वो संगठित होकर इसका मुकाबला करें, और तभी जाकर हम वैश्वीकरण, यानी कि जो अमीर राष्ट्रों का एक कोलैबोरेशन के रूप में काम करता है, जिनका मकसद गरीब राष्ट्रों का शोषण है, उससे अकेले मुकाबला हम नहीं कर सकते। उससे मुकाबला करने के लिए हमें एक बड़े संगठन की ज़रूरत है, तथा अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे भी हम इसके लिए दबाव बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि पर्यावरण, आतंकवाद, निर्धनता, स्वास्थ्य, आज स्वास्थ्य की समस्या जो हिंदुस्तान में आई है, वो कहीं न कहीं वैश्वीकरण के प्रभाव को एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कैसे वैश्वीकृत बीमारियां हमारे देश में आती है, और जिससे हम मुकाबला करने में असमर्थ हैं। WHO भी इस स्थिति में हमारी कोई भी सहायता करने में असमर्थ है। तो इन सारी बुराइयों से दूर करने के लिए हमें वैश्वीकरण को रोकने के लिए और अपने देश के आत्मनिर्भरता और संप्रभुता को मजबूत बनाने के लिए हम संघर्ष करने की ज़रूरत है। तभी हम जाकर वैश्वीकरण और वैश्वीकरण की जो समस्याएं हैं, जो उसका दुष्परिणाम है, उसको हम रोक सकते हैं। धन्यवाद। ये है वैश्वीकरण और राष्ट्र राज्य पे क्या प्रभाव पड़ा है। आने वाले क्लास में हम अंतिम टॉपिक की ओर बढ़ेंगे कि अंतिम टॉपिक में आपके क्या सिलेबस बचा हुआ है। अब कोई क्वेश्चन आंसर पे आते हैं कि एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरी, एनी सवाल, नो। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।